बैठो। ठीक है, तो आज देखो फंक्शंस जो चैप्टर है वो हमें ख़त्म करना है और कंपोजिशन के और क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन एक बारी क्या करते हैं, पहले इन्वर्स पढ़ लेते हैं ताकि एटलीस्ट चैप्टर ख़त्म हो जाए, राइट। अगर एक बार चैप्टर ख़त्म हो जाएगा फिर उसके बाद हमें दिक्कत नहीं होगी, फिर हम डिस्कशन कर सकते हैं क्वेश्चन का। तो एक बार हेडिंग लिखेंगे आप लोग सभी, ठीक है। ठीक है, बस बोलेंगे नहीं, अब थोड़ा जल्दी जल्दी मैं कराऊंगा। इन्वर्स हमें आज पढ़ना है। अच्छा नहीं, इन्वर्स से भी पहले कंपोजिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद इन्वर्स पर चले जाएंगे, ठीक है। हेडिंग डालना प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। हेडिंग लिखोगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, ये हेडिंग रहेगी आपकी, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, ठीक है। हेडिंग लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। तो देखेंगे अब सब बोर्ड पर, देखो इधर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है। प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले एक बार उनको याद कर लेते हैं। देखो समझ तो बहुत सारी चीजें आपको आ जाती हैं, बट फिर वो याद है नहीं तो उसका कोई मतलब हो नहीं पाता है, इसीलिए पहले याद करना हम सीखेंगे कि प्रॉपर्टीज हैं क्या क्या और क्या क्या हमें इसमें समझना है। तो देखो प्रॉपर्टी इस चीज से रिलेटेड है कि मान लो दो फंक्शन से दोनों के दोनों इंजेक्टिव हैं और ये मान लेते हैं कि कंपोजिशन उन दोनों फंक्शंस की डिफाइंड है। हम डिफाइन कर सकते हैं, कंपोजिशन डिफाइन करने में मान लेते हैं, दिक्कत नहीं है। तो अगर दो इंजेक्टिव फंक्शन है और उनकी कंपोजिशन डिफाइंड है तो पूछा ये जाएगा कि जो आपने कंपोजिशन ली है वो क्या इंजेक्टिव हो जाएगी, ऐसा पूछा जाएगा। अच्छा, इसके अलावा मान लो दो फंक्शंस जो हैं सर्जेक्टिव हैं, तो सर्जेक्टिव फंक्शंस अगर दो हैं, अगर हम उसका कंपोजिशन ले पाते हैं तो क्या वो कंपोजिशन सर्जेक्टिव होगा। तो चार बेसिकली प्रॉपर्टीज हैं, तो देखना इधर जरा ध्यान से। चार नहीं, ऐसा करते हैं तीन में ही सम अप करते हैं इसको, तो ध्यान से सुनना। मान लो F जो है वो इंजेक्टिव है, लिखना नहीं अभी, ये तो मैं बस समझा रहा हूँ। F मान लेते हैं इंजेक्टिव है और G भी इंजेक्टिव है, और सपोज करते हैं कि कंपोजिशन डिफाइंड है। तो मान लिया कि कंपोजिशन डिफाइंड है, तो अगर आपको कोई कहे कि FOG क्या होगा तो आप कहना कि इंजेक्टिव फंक्शंस का कंपोजिशन हमेशा क्या होता है, इंजेक्टिव ही होता है। बट ये कब है, जब एटलीस्ट कंपोजिशन डिफाइंड हो। मान लो डिफाइंड नहीं है, फिर हम बात नहीं करेंगे उस पर। तो कंपोजिशन अगर डिफाइंड है तो इंजेक्टिव फंक्शन का कंपोजिशन क्या होता है, इंजेक्टिव। सिमिलरली अगर फंक्शन सर्जेक्टिव हैं दोनों के दोनों, तो दोनों के दोनों अगर फंक्शन सर्जेक्टिव हैं तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या फिर कंपोजिशन भी सर्जेक्टिव होगी, तो इसका आंसर है यस। तो सर्जेक्टिव फंक्शन का जो कंपोजिशन होता है, दो सर्जेक्टिव फंक्शंस का कंपोजिशन सर्जेक्टिव ही होगा ऑलवेज। तो अब ये दोनों हमने रिजल्ट पढ़ लिए, अब हम बैकवर्ड रिजल्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर तो हमें F और G पर इंफॉर्मेशन पता थी, FOG पर हमने आउटपुट निकाला। अब उल्टा लेके चलते हैं कि मान लो आपको FOG के ऊपर कोई बात पता है, तो F और G में हम क्या कह सकते हैं, तो ध्यान से सुनना। तो मान लेते हैं FOG लिखा हुआ है, राइट। देखो इसमें सीक्वेंसिंग से आप याद रखोगे, जैसे ये पहला फंक्शन है ना, इधर से पहले नंबर है इसका और इसका क्या है, सेकंड नंबर है। तो अगर कोई आपसे कहे कि जो कंपोजिशन है वो मान ली जाए कि बाइजेक्टिव है, सपोज हमने कह दिया कि कंपोजिशन बाइजेक्टिव है, ये गिवन है आपको। अब आपको आइडेंटिफाई क्या करना है कि F इंजेक्टिव होगा या G इंजेक्टिव होगा, ये बात आइडेंटिफाई करनी है। तो जो फर्स्ट नंबर पर है उसको आप 1 1 से रिलेट करेंगे, ठीक है। तो जैसे जो सेकंड नंबर पर है उसे आप किससे रिलेट करेंगे, ऑन टू से। तो हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पहले नंबर पर होगा वो 1 1 नहीं होगा, वो उल्टा चलेगा। मतलब जो सेकंड नंबर पर होगा वो क्या होगा, 1 1, और जो फर्स्ट नंबर पर होगा वो क्या होगा, ऑन टू। तो ऑन टू को आप सेकंड से रिलेट करना और 1 1 को आप फर्स्ट से रिलेट करना और कहना कि उल्टा होता है, जो फर्स्ट पर है वो 1 1 नहीं होता,
हो सकता है 1-1 हो जाए, गारंटी नहीं दे रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 1-1 होगा ही नहीं, हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना होए, लेकिन जी की गारंटी है कि जो सेकंड नंबर पर होगा वो क्या होगा 1-1, और जो फर्स्ट नंबर पर होगा वो क्या होगा ऑन टू। अब यही रिजल्ट जो है ना लोग ऐसे एक्सटेंड भी कर देते हैं इसको, एफओजी के बारे में सिर्फ मान लो इंजेक्टिव आपको पता है कि फंक्शन क्या है, इंजेक्टिव है 1-1 है, तो आप किसको इंजेक्टिव कहोगे, जो सेकंड नंबर पर है, तो सेकंड नंबर पर कौन है जी, तो आपने क्या कहना है जी इंजेक्टिव होगा और 1-1 होगा, और जो एफ है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, हो सकता है वो भी इंजेक्टिव हो बट गारंटी नहीं है। समझ आ रही सबको बात। अब सिमिलरली अगले पर चलते हैं, तो जो एफओजी है अगर मान लिया जाए कि वो सर्जेक्टिव है तो कौन होगा सर्जेक्टिव, फिर जो फर्स्ट नंबर पर है उल्टा होता है, जो फर्स्ट पर है वो ऑन टू होता है, जो सेकंड पर है वो 1-1 होता है, उल्टा होता है, तो ये जो है ये सर्जेक्टिव होता है। तो यही 4-5 रिजल्ट्स हैं जिनको हमें याद रखना होता है। तो हमने क्या ध्यान रखना है, कंपोजिशन ऑफ 2 इंजेक्टिव मैप इज अगेन इंजेक्टिव, कंपोजिशन ऑफ 2 सर्जेक्टिव मैप इज अगेन सर्जेक्टिव, अगर कंपोजिशन सर्जेक्टिव आए तो पहले नंबर वाला सर्जेक्टिव है, अगर कंपोजिशन इंजेक्टिव आए तो सेकंड नंबर वाला इंजेक्टिव है, और अगर कंपोजिशन बाइजेक्टिव आ जाए तो फर्स्ट सेकंड नंबर 1-1 है और फर्स्ट नंबर क्या है ऑन टू। ये याद करना है, रिजल्ट याद होना चाहिए, प्रूफ तो हम फिर भी समझ लेंगे। प्रूफ अब आपको क्या करना है, लाइन से इन रिजल्ट्स को लिखना है। तो पहला रिजल्ट क्या कह रहा है कि मान लो 2 फंक्शंस है, मैं डायरेक्टली सिंगेज की मैंने रिजल्ट उठा लिए, और मान लेते हैं कि 2 फंक्शंस जो है इंजेक्टिव है, तो कहा यह जा रहा है कि फिर उनसे बनने वाला जो कंपोजिशन होगा वो भी कैसा होगा, इंजेक्टिव होगा। फिर अगले में सेम टू सेम बात कही गई है कि अगर 2 फंक्शंस ऑन टू हैं तो उनसे बनने वाला जो कंपोजिशन है वो भी क्या होगा, वो भी ऑन टू ही होगा, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो लिख लो इसको जरा जल्दी से, और फटाफट से लिखना है। एक बारी को हम प्रूफ छोड़ रहे हैं क्योंकि प्रूफ कर लेने से याद नहीं रहती आपको स्टेटमेंट, बेस्ट है एक बार याद कर लेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस कर लेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहता है ना। प्रूफ मैं करा सकता हूँ, इसका ज़्यादा मुश्किल प्रूफ नहीं है, प्रूफ तो आसान है, एक मैं करा के भी आपको दिखाता हूँ कि ये होता कैसे है प्रूफ। तो लिख दो एक बार जरा फटाफट से। तो बेसिकली ये 5 रिजल्ट्स हैं जिनको हम कर रहे हैं। ठीक है, 8 तारीख वाले एग्जाम के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दो, वो पेपर डिफिकल्ट होगा शायद क्योंकि उसमें 2 एडवांस लिखा हुआ था उन्होंने, ठीक है ना। 8 तारीख वाले पेपर में मैं आपको एक बार प्लानर शो कर देता हूँ, उस प्लानर के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे और वही तक का सिलेबस। फंक्शंस आज खत्म हो जाएगा जैसे ही मैं इन्वर्स लिख दूंगा, ठीक है, और इन्वर्स के बाद फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, आप मुझसे डाउट्स पूछोगे, यही तरीका है भैया, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम दे दिया इस चैप्टर के ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिया, अब आईटीएफ स्टार्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज हम लेट हो जाएंगे पेपर के लिए, ठीक है। और अभी भी टाइम है, आईटीएफ आपका कल स्टार्ट होगा, तो बाय दैट टाइम आप फॉर्मूले याद कर लो, कम से कम 2-3 बार हर एक फॉर्मूले को बिना देखे लिखो कंटिन्यूसली। ऐसा नहीं कि एक फॉर्मूला याद किया उसको बिना देखे लिख रहे हैं, पहले सारे फॉर्मूले लर्न करो, सारे के सारों को बिना देखे लिखो। ऐसे नहीं कि एक याद किया उसको बिना देखे लिख रहे हैं, फिर तो वो थोड़ी देर में भूल जाओगे आप। सारे याद करने जितने फॉर्मूले थे और हर एक फॉर्मूले को बिना देखे लिखो कम से कम 2-2 बार, ताकि वो याद हो जाए। देखो अगर जिसको मैथमेटिक्स में फॉर्मूले याद नहीं है, फिर आपका ब्रेन कितना भी तेज हो, आप नहीं कर पाओगे पेपर में, क्वेश्चन नंबर नहीं आ सकते, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को आपने सीरियसली लेना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री उसी को समझ आ सकती है जिसको एंगल्स पर वैल्यूज सारी पता हो, कन्फ्यूज़न ज़रा भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप सोचते हो कि मैं दिमाग लगा लगा के निकाल दूंगा, उसे कहते हैं कि कन्फ्यूज़न है, आपको एग्जैक्ट बातें नहीं पता है ना। इसीलिए उसको याद करके लाना। कल का टाइम, आज का टाइम और है आपके पास, और कल जो है आप उसको करके ले आना, बस दैट्स इट। हाँ क्या कह रहे हो? हाँ सब कुछ लिखना है।
अनमोल एब्सेंट है, अश्मीत कौर, अवनी, भव्या, ध्रुव, ध्रुव एब्सेंट है ना, ठीक है, जीवांश और सोनाक्षी, ठीक है, लिख दिया सबने। तो एक और बार याद कर लेते हैं, जो ये लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा कंक्लूजन क्या है। इंजेक्टिव फंक्शंस का कंपोजिशन इंजेक्टिव होता ही है, सर्जेक्टिव फंक्शन का कंपोजिशन सर्जेक्टिव होता ही है। अगर कंपोजिशन सर्जेक्टिव आ जाए तो पहले नंबर पर जो लिखा है वो सर्जेक्टिव होता है। कंपोजिशन अगर इंजेक्टिव आ जाए तो सेकंड नंबर पर जो लिखा है वो इंजेक्टिव होता है। और अगर कंपोजिशन बाइजेक्टिव है तो पहले नंबर वाला सर्जेक्टिव और दूसरे नंबर वाला क्या, इंजेक्टिव। तो ये लर्न रखना है आपको। इसके ऊपर देखो, अगर मैं जेई की फील्ड की बात करूं तो ज़्यादा क्वेश्चन मैंने देखे नहीं कभी, ना ही यहाँ चंडीगढ़ से जो पेपर आएगा वो लोग बनाते हैं इस पर, लेकिन एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पर एडवांस के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं बहुत ईजीली, इसीलिए इसको थोड़ा याद रखेंगे और इसके ऊपर बेस मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है, चाहे वो मैं डाउट में कराऊं लेकिन मैं कराऊंगा जरूर, ठीक है। अभी तो फिलहाल मैं छोड़ रहा हूँ इसको, तो प्रूफ मैं करा सकता हूँ बट मैं पहले इन्वर्स कराऊंगा, फिर ही मैं देखूंगा कि अगर टाइम मिलेगा तभी मैं प्रूफ कराऊंगा, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं अभी फिलहाल। तो ये याद रखेंगे सब बच्चे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग डालेंगे इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट, ये हेडिंग रहेगी आपकी। और यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट से। अब जनरली जो इन्वर्स होता है वो जनरली टीचर्स जितने भी होते हैं वो डायरेक्ट फंक्शन का पढ़ाते हैं, बट हमें पहले किसी एलिमेंट का इन्वर्स समझना होगा। और जब हम उसका इन्वर्स समझ जाएंगे तो हमारे लिए क्या होगा, फंक्शन का इन्वर्स समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो हेडिंग आपको लिखनी है इन्वर्स किसी एलिमेंट का कैसे देखा जाता है, उस चीज को समझते हैं। देखो इन्वर्स किसी एलिमेंट का क्या होता है, ऐसा नहीं है कि कोई एलिमेंट आंसर में आएगा। किसी एलिमेंट का इन्वर्स ऐसा नहीं है कि एलिमेंट आएगा आंसर में, आंसर एक सेट है। तो किसी एलिमेंट का इन्वर्स क्या है, एक सेट है। और ये वो सेट है जो कि प्री इमेज का कलेक्शन है। मतलब क्या है इसका, देखो इधर जरा ध्यान से। मान लो मैंने एक फंक्शन ए से बी पर डिफाइन किया और मैंने जब इस फंक्शन को डिफाइन किया, इधर मैंने लिखे 5-6 एलिमेंट और इधर मैंने लिखा ए बी सी, ठीक है। जैसे मैंने ये लिखा, ऐसा मैम टेबल पर रखिए। तो जैसे मैंने ये काम किया, ठीक है, जैसे मैंने ये फंक्शन डिफाइन करने की कोशिश करी तो मैंने क्या किया, ऐसे करके मैप कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ऐसे करके लिखा हुआ है। अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि इन्वर्स जो है किसी एलिमेंट का क्या है, तो डिनोट करने का तरीका होता है ऐसे, एफ इन्वर्स, ये मान लो एफ फंक्शन था यहाँ से यहाँ पर, ठीक है, एफ इन्वर्स और फिर ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देते हैं ए। अब एक्चुअली देखने में ऐसा लगता है कि इसका कुछ आंसर आएगा, बट इसका आंसर नहीं आता। इसका आंसर एक सेट होता है, कोई नंबर आंसर में नहीं आता। इसका आंसर एक सेट है जो कि कलेक्शन है प्री इमेजेस का। तो ए की प्री इमेज कौन कौन है बताओ, 1, 2 एंड 3। तो जो एफ इनवर्स ऑफ ए है उसके अंदर एक सेट आएगा आंसर में और उसमें 3 एलिमेंट्स आएंगे। और जैसे हम बी की बात करें तो बी में कितने आएंगे, 2। कभी कभार हो सकता है एक भी आए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि 2 आएंगे, कभी कभार एक भी आ सकता है। बट इनवर्स किसी एलिमेंट का मतलब ये है कि भाई उसके अंदर एक सेट आएगा और उस सेट में जितनी प्री इमेजेस उसकी हैं वो आएंगी। तो इसीलिए जैसे ए की प्री इमेजेस थी 1, 2, 3, ये एक सेट बन गया, ये एफ इनवर्स बी हो गया और ये क्या हो गया, एफ इनवर्स सी हो गया। मतलब एफ ने क्या किया, एफ ने 1, 2, 3 को ए पर मैप करेगा। अब एफ इनवर्स ऑफ ए का मतलब है उल्टा, कि यहां से यहां को आना है। तो यहां से अगर आप यहां को आओगे तो दैट मींस एफ इनवर्स ऑफ ए का मतलब है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1, 2 एंड 3। समझ आ गई सबको बात, यही सिंपल सा डेफिनेशन है। अब मैथमेटिकली इस चीज को कैसे लिखते हैं तो जरा देखना। मान लो मैंने एक फंक्शन लिया ए से बी पर, मान लिया कि एक फंक्शन लिया ए से बी पर। आपने क्या किया, ध्यान से सुनना, आपने एक एलिमेंट उठाया कोडोमेन का। इनवर्स किसी एलिमेंट का कब निकलेगा, जब वो कोडोमेन का हो।
डोमेन वाले का इनवर्स नहीं निकलता, कोडोमेन वाले का इनवर्स निकलता है। तो आपने अगर कोडोमेन से कोई एलिमेंट उठाया है तो आप अगर ये बोलना चाह रहे हो कि इसका इनवर्स क्या है, तो इसका इनवर्स क्या है, एक सेट है। इस सेट में कौन से मेंबर्स आएंगे, तो इस सेट में डोमेन के मेंबर्स आएंगे। बट डोमेन के कौन से वाले मेंबर्स आएंगे इस सेट में, डोमेन के वो वाले जो किस पर मैप हो रहे हो, बी पर। तो बी पर मैप होने को लिखते क्या है, क्या लिखूं मैं आगे कंडीशन, बोलो क्या कंडीशन लिखूं, एफ ऑफ ए तो यहां पर लिखा ही नहीं कुछ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी। तो क्या लिखना चाहिए हमें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी। तो बेसिकली हम उन एलिमेंट्स को कलेक्ट कर रहे हैं, हम इस सेट में से उन एलिमेंट्स को कलेक्ट कर रहे हैं जिनकी इमेज कौन है, जिनकी इमेज है बी। समझ आ गई बात, यही इसका मतलब है। अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखो इसको और फटाफट से ये वाला क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ। दोनों क्वेश्चन आपने करके दिखाने, ठीक है, करो जरा फटाफट। क्यू का मतलब यहां पर क्या है, सेट ऑफ रैशनल्स है, ठीक है। क्यू का मतलब है सेट ऑफ रैशनल्स। पानी पीना गर्मियों में बहुत जरूरी है, ठीक है ना। पानी नहीं पियोगे तो कैसे चलेगा। ठीक है, लिख दिए सारे। तो करें फिर फर्स्ट का आंसर, क्या लिखे फर्स्ट का आंसर, जो 9 पर मैप हो सकते हैं, कौन कौन से एलिमेंट जो 9 पर मैप होंगे, 3 एंड -3। इधर इसका आंसर क्या आएगा, एफ इनवर्स ऑफ -5 का √5 -5 लिखा है वहां। अच्छा एक और चीज है जो कहनी थी मुझे, एक बार किसी के पास फोन है तो यार फोन की लाइट, हाँ चलो आएगी। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि जो एनटीए की वो है ना, एक ऐप है, आप जो चैप्टर पढ़ते जा रहे हो, मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, जैसे आपने मैट्रिसेस डिटरमिनेंट पढ़ लिया है, आपको उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट है, वो एनटीए का एक चैप्टर वाइज टेस्ट है, मैंने एक दिन शो भी की थी शायद रिवीजन क्लास में। एनटीए की अभ्यास नाम से एक ऐप है, एनटीए अभ्यास, और उस ऐप को डाउनलोड कर लो। उसमें जो चैप्टर यहाँ हो जाए ना, आपने पढ़ लिया जितना पढ़ सकते थे, एक बार उसमें टेस्ट दे दो। वो मेंस लेवल के टेस्ट है एनटीए, क्योंकि मेंस ही बनाता है, एडवांस तो आईआईटी बनाता है, लेकिन वो मेंस लेवल भी अगर आप कर लोगे इस वक्त फिलहाल के लिए तो काफ़ी हद तक बढ़िया हो जाएगा, और वो चैप्टर आपको पूरा पता भी चल जाएगा उसमें क्या करना है ना। तो जितना भी टाइम आपके पास है आप उसे यूटिलाइज करो, ये ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप वीक पढ़ते हो तो फिर पूरे साल भर आपको कुछ सीजन बेकार ही लगेंगे, और फिर धीरे धीरे क्या होता है ना, एग्जाम जब नज़दीक आते तो प्रेशर बिल्ड होता है आपके ऊपर, ठीक है ना, इसीलिए ध्यान रखेंगे उस बात का। अच्छा एफ इनवर्स ऑफ -5 का √5 नहीं आएगा, क्या लिखेंगे, आपके पास क्यू ऐसा कोई रैशनल नंबर है जिसका आंसर -5 आता है, स्क्वायर करने पर नहीं आता तो क्या लिखेंगे हम, एम्प्टी सेट। क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट। और एफ इनवर्स ऑफ 0 का आंसर क्या आएगा, बोलो, ओनली 0 लिख दें इसमें, ठीक है। फटाफट से इसको करके दिखाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करना इसको फटाफट। तो आपको देखना है कि कितने लोग 8 पर मैप कर रहे हैं, तो देखते हैं कौन बताएगा आंसर फर्स्ट का। तो आपको ये देखना है कि ऐसे कितने एक्स है जो कि किस पर मैप कर रहे हैं, 8 पर मैप कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए। तो जब आप इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालोगे,
ठीक है, बोलो नहीं बस, अब देख लो सामने इधर। ठीक है, तो ये अगला वाला क्वेश्चन है, उसमें बस इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक है, कितने रूट्स आएंगे? 2 रूट्स आएंगे, उसके बेसिस पर वो सॉल्व हो जाएगा। अभी टाइम लेगा शायद। ठीक है, देखो इधर बोर्ड पर निकाल दिया आपने रूट्स। 9 - 8 कितना होता है? 1। तो रूट्स बताएंगे फटाफट से। x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना होगा? 25 - 4ac, तो -4 लिख दें, डिवाइडेड बाई 2a, तो यही आएगा। तो दैट मीन्स f इनवर्स ऑफ 8 में कौन कौन से नंबर्स आएंगे बताओ? तो एक लिखोगे आप -5 प्लस √21 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा क्या लिखोगे? -5 माइनस √21 डिवाइडेड बाई 2। तो बताओ ये वाला स्टेप क्लियर है? हमने क्या कहा कि ऐसे कितने x हैं जो कि जिसका आंसर 8 आएगा, तो बस उसके लिए क्वाड्रेटिक बनी, उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। ऐसे ही सेम दूसरे वाले को करो। तो मुझे बताएंगे फटाफट से f इनवर्स ऑफ 9 में कितने एलिमेंट्स आएंगे? बोलो, f इनवर्स ऑफ 9 में कितने एलिमेंट्स आएंगे ये आपको बताना है। 2। कौन से 2? 0 एंड -2 5। देखना जरा सब लोग, यही आंसर आएगा। हमें क्या करना है? हमें ये कहना है कि भाई ऐसा x ढूंढो जिसके लिए आंसर 8 आए, अगले वाले क्वेश्चन में करना 9 आए। 9 से 9 कट जाएगा तो एक 0 आ जाएगा, एक -5 आ जाएगा। ठीक है, लिख दो फिर फटाफट से। इसके बाद हेडिंग डालेंगे इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, यहीं से लेक्चर बेसिकली स्टार्ट हो रहा है ये, और यही हमारे लिए क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनवर्स जो है, जैसे कि मैट्रिक्स का इनवर्स होता था, ये कुछ वैसा ही है। हालांकि मैट्रिक्स जैसा इंपॉर्टेंस ये नहीं रखता है, बट स्टिल इनवर्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन हमें अब पढ़ना है। हेडिंग लिखो, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। करें स्टार्ट। ठीक है, फटाफट से बोर्ड पर देखेंगे, सबने बोर्ड पर देखना है। तो देखो, इनवर्स किसी फंक्शन का अगर हम बोले क्या है नाम, जैसे हमने कहा है इनवर्स, तो इनवर्स है क्या? जैसे हमने f इनवर्स, देखो एक बार सुनेंगे सब लोग बोर्ड पर। इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट की जब मैं बात कर रहा था, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट क्या था? एक सेट था। इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट क्या है? सेट है। अब इनवर्स किसी फंक्शन का क्या है? तो ये सेट नहीं है, ये एक फंक्शन ही है। तो हम क्या कह रहे हैं? इनवर्स किसी फंक्शन का क्या होता है? एक फंक्शन ही होता है, जो कि नया फंक्शन है। बट इसका जो रोल है वो बिल्कुल उल्टा रोल है। जैसा काम फंक्शन f ने किया होगा, वैसा ही सेम टू सेम, बट उल्टा काम कौन करके देगा? फंक्शन जो इनवर्स है वो करके देगा। समझ आ रही सबको बात? तो बोर्ड पर एक बार देखेंगे, तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें इनवर्स डिफाइन करना है, तो सबसे पहले उसको क्या होना चाहिए? फंक्शन तो होना चाहिए ना। अगर मान लो आप इनवर्स डिफाइन करने की बात कर रहे हो और इनवर्स फंक्शन ही नहीं बन पा रहा है, तो फिर आप उसे फंक्शन नहीं कहोगे, इनवर्स नहीं कहोगे, सॉरी। तो ध्यान से सुनना, जैसे इधर लिखे हैं 4 एलिमेंट और इधर लिखे हैं 3 एलिमेंट। अब मैंने क्या किया? 1 को इस पर मैप किया और 3 और 4 को C पर मैप कर दिया। अब होगा क्या कि जब आप ऐसे वाले फंक्शन का इनवर्स निकालने की कोशिश करोगे, तो इनवर्स एक फंक्शन है जो A से B पर मैप कर रहा है। f फंक्शन जो है A से B पर मैप कर रहा है। अब इनवर्स का जो काम होगा वो क्या होगा? जस्ट उल्टा काम होगा। इनवर्स क्या करेगा? B से A पर मैप करेगा। तो इनवर्स फंक्शन के लिए डोमेन कौन है? वो है B, और A क्या है? उसके लिए कोडोमेन है। अब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? जैसा काम F ने किया वैसा ही काम F इनवर्स करेगा, बट उल्टा करेगा। तो जैसे अगर मैं इनवर्स की बात करूं, तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि f ऑफ 1 जो है वो A है, तो f इनवर्स ऑफ A कितना होगा? तो f इनवर्स ऑफ A 1 होगा, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं f ऑफ 2 क्या है, तो आप कहोगे B है। एक तरीके से आप इसको ऐसा भी सोच सकते हो कि इधर से इधर भेजा इस फंक्शन को, तो वो क्या बन गया? इनवर्स बन गया। तो जैसे ही आप इसको इधर भेजोगे तो कितना आएगा? f इनवर्स ऑफ B की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत C के साथ आएगी, क्योंकि f ऑफ 3 का आंसर भी C था और f ऑफ 4 का आंसर भी C था।
तो जब आप एफ इनवर्स ऑफ सी लिखोगे तो ये एक सिंगल एलिमेंट नहीं आएगा, इसमें दो एलिमेंट आएंगे। कौन कौन से? 3 और 4, दो एलिमेंट आएंगे। तो हमने क्या सीखा है? हमने कहा है कि फंक्शन कौन होता है। फंक्शन की डेफिनेशन ये थी कि डोमेन में एक भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए, और सेकंड चीज ये थी कि डोमेन में एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं हो सकती या एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकती। तो अगर मैं इनवर्स फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं तो इनवर्स फंक्शन को दिक्कत क्या आ रही है कि सी के लिए वो 3 पर भी मैप कर रहा है और किस पर मैप कर रहा है? 4 पर। तो सी की दो इमेजेस आ गई, तो क्या ये फंक्शन डिफाइन हो पाएगा इनवर्स वाला? नहीं डिफाइन हो पाएगा। तो मैंने क्या कहा, इनवर्स किसी फंक्शन का एक फंक्शन ही होता है, तो सबसे पहले उसको फंक्शन तो बनना पड़ेगा। तो दैट मींस ऐसा वाला जो फंक्शन है उसका इनवर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स फिर किस फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा? जो कम से कम क्या हो? 1 1 हो। क्या हो? 1 1। एटलीस्ट हम क्या कहेंगे यहाँ पर? हम ये कहने की कोशिश करेंगे कि एफ इनवर्स फॉर दिस फंक्शन एफ, ये जो फंक्शन एफ है इसके लिए एफ इनवर्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो हम लिखेंगे कि इट डज नॉट एग्जिस्ट। इट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज कि सी की एक से ज्यादा इमेज आ गई। अब हमने कहा कि यार इनवर्स होने के लिए मैंडेटरी ये चीज रख दो कि यार 1 1 होगा तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। बट 1 1 होना भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जब मैं एक सेट लूं, देखो इधर, और मैंने बी सेट लिया, इधर लिखा 3 एलिमेंट, इधर लिख दिए 4। अब हमने क्या किया, हमने 1 को ए पर मैप किया, 2 को बी पर, 3 को सी पर। तो 1 1 तो फिलहाल ये फंक्शन है। अब f की अगर मैं बात करूं, f ऑफ 1 इज a, f ऑफ 2 इज b और f ऑफ 3 इज c। ये f फंक्शन डिफाइन हो रखा है। अब इनवर्स फंक्शन क्या है? इनवर्स फंक्शन a का कितना आंसर लिखेगा? 1, b का कितना आंसर लिखेगा? 2 और c का कितना आंसर लिखेगा? 3। अब दिक्कत क्या आ रही है इसको d एलिमेंट के साथ, क्योंकि देखो फंक्शन की क्या डेफिनेशन थी, डोमेन में कुछ खाली ना छूटे और एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज ना आए। तो यहां पर अगर तुम रियलाइज करोगे d जो b सेट है, बी सेट किसका डोमेन है? एफ तो क्या है? एफ जो फंक्शन है वो ए से बी पर है, और जो इनवर्स है वो क्या है? बी से ए पर है। इनवर्स इज फ्रॉम बी टू ए, इट इज अ फंक्शन एज वेल। तो क्योंकि ये फंक्शन है तो डी की तो कोई इमेज ही नहीं आई, तो एफ इनवर्स ने क्या करा? डोमेन में एक एलिमेंट खाली छोड़ दिया। तो क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है, ये जो आंसर है ये डिफाइंड ही नहीं है कि क्या आंसर आएगा इसका, इसी वजह से यहां पर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम क्या लिखेंगे कि एफ इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। तो एफ इनवर्स यहां पर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो दैट मीन्स आपने यहां से क्या सीखा? आपने यहां से ये सीखा कि इनवर्स उसी फंक्शन का एग्जिस्ट कर सकता है जो कि क्या हो? सबसे पहले बाइजेक्टिव हो। तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे किसी भी फंक्शन का इनवर्स क्या होगा, ये तो बात की बात है। इनवर्स डिफाइन कब होगा? तो इनवर्स डिफाइन तब होगा जब एटलीस्ट वो क्या होगा? बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? अब फॉर्मल डेफिनेशन हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखना इधर जरा बोर्ड पर, फॉर्मल डेफिनेशन क्या होगी कि लेट एफ जो है, ध्यान से देखना इधर बोर्ड पर, लेट एफ सच दैट ए टू बी बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ऐसा लिख लेते हैं। मान लिया कि ये फंक्शन कैसा है? बाइजेक्टिव है। ध्यान से सुनना, अब हमने ए से बी पर कह दिया कि यार एक बाइजेक्टिव फंक्शन मान लेते हैं कि है। अब हम क्या कहते हैं? देन क्या होगा? एफ इनवर्स जो होता है वो किसी फंक्शन का क्या होगा? ये एक सिंबल है, इसका मतलब 1/f नहीं होता। एफ इनवर्स एक नया फंक्शन है जिसको आपने सिंबल दिया है एफ इनवर्स, ये 1/f नहीं है। समझ आ रही बात? तो एफ इनवर्स फंक्शन कहां से डिफाइन होना चाहिए बताओ? बी से ए पर। अब क्या कंडीशन लिखनी होगी? तो देखना जरा इधर, जैसे मैंने डिफाइन करना है इसको, तो मैं अगर डिफाइन कर रहा हूं तो कोई एलिमेंट मैंने डोमेन का उठाया, मुझे किसको डिफाइन करना है? एफ इनवर्स फंक्शन को। तो मैंने इसकी डोमेन में से एक एलिमेंट उठाया, तो मुझे ये बोलना होगा कि इसकी इमेज क्या आएगी। तो इस एलिमेंट की अगर मैं कहना चाहता हूं कि इमेज क्या है, तो आप कहोगे इसका आंसर वो नंबर आएगा, इसका आंसर x आएगा, सच दैट f ऑफ x का आंसर क्या आ रहा हो? b। तो मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई इनवर्स वाले में आंसर जो नंबर आता है वो नंबर आता है जो कि किस पर मैप हो रहा होगा? b पर, अंडर द फंक्शन f। समझ आ गई सबको बात? बस उल्टा काम है, अगर f x को b पर मैप कर रहा है तो इनवर्स फंक्शन में b पर b जो है वो किस पर मैप होगा? x पर मैप होगा। ठीक है, लिख दो इसको पहले, तो फिर आगे बात करते हैं। आ जाएगा भी समझ में, एक बार लिख लो। अभी क्वेश्चन करने हैं हमने, बहुत सारे इसी के ऊपर क्वेश्चन करने हैं, तो एक बार फटाफट से लिख देंगे। हाँ, x बिलोंग्स टू a।
ऐसा लिख दो कि x बिलोंग्स टू a, x जो एलिमेंट है वो किसका है, a सेट का है। तो अगर f एक फंक्शन है a से b पर, तो f इनवर्स फंक्शन होगा b से a पर, इसी वजह से ऐसा ऐसा हो रहा है। हाँ सर क्वेश्चन में f इनवर्स ऑफ c फाइंड करना है, 3,4 आएगा फिर नॉट डिफाइंड है। कहाँ पर क्वेश्चन में सर f इनवर्स ऑफ c, इस केस में ऊपर वाला। नहीं, देखो अगर तो ये पूछ रहा है, वैसे तो आएगा ही नहीं पहली बात क्वेश्चन। अगर वो कह रहा है कि इनवर्स ऑफ दिस एलिमेंट निकालो, तब तो आप 3,4 लिखना। अगर वो कह रहा है कि इनवर्स फंक्शन क्या डिफाइंड होगा, तो आप कहना f इनवर्स ऑफ c जो है वो डिफाइंड ही नहीं है, ऐसा कह देना। अगर बोलेगा कि इनवर्स ऑफ दिस एलिमेंट क्या है, तब आप 3,4 लिख देना। इनवर्स ऑफ दिस एलिमेंट कहेगा तब 3,4 लिख देना। अगर फंक्शन एक्चुअल f इनवर्स जो है वो सिंबल इनवर्स का है, फंक्शन के इनवर्स का है, तब डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। तो हमने यहाँ से ये सीखा कि कोई भी फंक्शन जो बाइजेक्टिव होता है, इट इज गारंटेड कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और इनवर्स क्या आएगा अब हमें वही सीखना है, बट ये तो गारंटी है कि इनवर्स मिलेगा ही मिलेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो लिख देंगे फटाफट से। हाँ, f इनवर्स ऑफ d, हाँ डिफाइंड नहीं, नॉट डिफाइंड लिखना, सॉरी इसको, ये d नहीं है, ये नॉट डिफाइंड है। f इनवर्स ऑफ d को लिखना नॉट डिफाइंड, कि ये डिफाइंड ही नहीं है। लिखो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। हटा दो इसको। ठीक है, लिख दिया। चलो, जिसने ऊपर वाला लिख लिया तब तक ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो यहाँ तक। तो क्वेश्चन का कहना ये है कि किस किस के पास इनवर्स होगा इन फंक्शंस में, ऐसा पूछ रहा है आपसे। तो दैट मीन्स वो यही कहना चाह रहा है कि चेक करके देखो बाइजेक्टिव है या नहीं। अगर आपने बाइजेक्टिव चेक कर लिया, दैट मीन्स इनवर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा। और अगर फंक्शन बाइजेक्टिव ही नहीं है, तो फिर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो जल्दी। सोचो, जल्दी से डिसाइड करना है, फटाफट करेंगे। ये नहीं, मल्टीपल नहीं, एक एक करके बताओ। फर्स्ट फंक्शन क्या है, ये बाइजेक्टिव है, ठीक है, तो इस पर टिक लगा देते हैं कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। सेकंड फंक्शन बाइजेक्टिव है, नहीं है। थर्ड, यस। फोर्थ, नहीं है। अब देखते हैं क्या कैसे होगा, सुनेंगे एक बार सब। इस फंक्शन के पास इन्वर्स क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि क्या नहीं है, ये 1 1 नहीं है। अगर आप 1 का आंसर देखो क्या आएगा, 1, और -1 का आंसर देखो तो क्या आएगा, 1। 1 का आंसर और -1 का आंसर 1 ही है। क्या ये ऑन टू है, क्या ये फंक्शन ऑन टू है, बोलो। नहीं है। कौन से नंबर्स आंसर्स में नहीं आएंगे इस फंक्शन के, नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे।
अब अगर आप ये चाहते हो कि यार नहीं इनवर्स तो एग्जिस्ट करवाना ही है इस फंक्शन का, तो मैं चेंज करना चाह रहा हूं डोमेन में और कोडोमेन में, ठीक है। तो मुझे बताओ डोमेन क्या लूं सकता है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे। तो या तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर ले लो या फिर सिर्फ क्या ले लो, नेगेटिव। सिर्फ पॉजिटिव सिर्फ नेगेटिव दोनों अलाउड है। तो सिर्फ पॉजिटिव ले लोगे तो अब वो वाली सिचुएशन हट जाएगी। हालांकि यह इंटीजर लिखा है, ऐसा करते हैं यहाँ लिख लेते हैं होल नंबर। तो अगर आप होल नंबर लिख लोगे डोमेन को, होल नंबर का मतलब है सिर्फ पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो, तो 1 1 तो बन जाएगा। अब ऑन टू बनाने के लिए आउटपुट में क्या लिखना चाहिए मुझे, आउटपुट में भी होल नंबर लिख लेते हैं, क्योंकि दिक्कत कहाँ आ रही थी, नेगेटिव नंबर्स नहीं आ रहे थे ना इसके आंसर्स में, ये हमेशा पॉजिटिव आंसर जनरेट कर रहा था, नेगेटिव की प्री इमेज नहीं थी। तो अब ये फंक्शन क्या बन जाएगा, अब ये फंक्शन क्या बन जाएगा, ये बाइजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है, इज बाइजेक्टिव। तो ये बाइजेक्टिव बन गया। अब आइडेंटिटी फंक्शन तो देखो यार 1 1 भी है, ऑन टू भी है, क्योंकि जैसा इनपुट वैसा ही आउटपुट, तो हर एक इनपुट के लिए सेम आउटपुट मिल रहा है, तो जेड पूरा का पूरा जेड पर मैप हो जाएगा। तो ये तो 1 1 ऑन टू ओबियस है। अच्छा, इसमें कौन से नंबर्स दिक्कत कर रहे हैं आपको, देखो अगर आप रियलाइज करो क्या ये 1 1 है, तो बहुत इजीली पता चल जाएगा कि 1 1 है, बी ऑप्शन। क्यों, देखो इधर आपने लिखा fx इज इक्वल टू fy, तो कितना आंसर आएगा बताओ, 2x इज इक्वल टू 2y आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, y। तो दैट मीन्स जब भी इमेज सेम आ रही है तो वो एलिमेंट भी सेम है जिनकी इमेज सेम आ रही है, इसीलिए ये फंक्शन कैसा है, 1 1 तो है। ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ x लिखने से क्या होगा, इवन आंसर आएगा और ऑड आएगा नहीं। तो अगर मुझे इस फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाना है तो क्या चेंज करूं उसमें, बताओ, z से कहां पर डिफाइन करूं, बोलो, 2i, मतलब क्या है, इवन नंबर्स पर मैप कर दूं, इवन इंटीजर्स पर मैप कर दूं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इवन इंटीजर ना लिखकर यहां पर लिख देते हैं रेंज। अगर आप किसी भी फंक्शन का कोडोमेन रिप्लेस कर दो उसकी रेंज से, अगर आप किसी भी फंक्शन का कोडोमेन रिप्लेस कर दो रेंज से, वो फंक्शन हमेशा ऑन टू होगा, क्योंकि ऑन टू की कंडीशन क्या है भाई, रेंज शुड बी इक्वल टू कोडोमेन। अगर कोडोमेन ही रेंज बन गई तो दैट मींस क्या हो जाएगा, वो फंक्शन ऑन टू। तो अगर आप वो वाला लोगे फंक्शन, उस सिचुएशन में आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, बाइजेक्टिव बन जाएगा। समझ पा रहे हो। अब फर्स्ट वाले को यार खुद ही से चेक कर लेना कि वो बाइजेक्टिव है, ठीक है। अब अगले केस में एक बार बस ये लिखते कैसे हैं इनवर्स को, थोड़ा सा वो आइडिया लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर के सेट्स के फॉर्म में। तो देखना इधर क्या लिखा हुआ है, f a से b पर डिफाइंड है, fx इज इक्वल टू 2x है। तो पहले कह रहे हैं f को लिख के दिखाओ एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो बताओ 1 की इमेज कितनी लिखें, 1 की इमेज कितनी अंडर दिस फंक्शन, 2। अच्छा 2 की इमेज बताओ कितनी लिखें, 4। अच्छा 3 की इमेज बताओ 6 और 4 की इमेज 8। तो आपने क्या करा, एक एक करके सबकी इमेज लिख दी, ये तो आ गया f फंक्शन। अगर आपको इनवर्स डिफाइन करना है तो ये बिल्कुल इनवर्स रिलेशन जैसा है। करना क्या होता है, बस पलट के लिख दो इसको, जैसे आप वो कौन सीटी बजानी आ भी नहीं रही है, वो बोलो एक क्या कहते हैं, फोन की लाइट एक बार खोलना सब। आप फोन के एक बार, जिसके पास फोन है एक बार फोन की लाइट ओपन कर दो आप। वाह बोलो नहीं, अब देख रहे हो पाकिस्तान ठीक है। तो हमेशा क्या ध्यान रखना, जब आप कोडोमेन को रेंज से रिप्लेस कर दोगे तो वो फंक्शन को ऑन टू चेक करने की जरूरत नहीं होती, वो हमेशा ऑन टू होता है। अब रेंज भले आपको पता नहीं है, आप मान लो नहीं जानते कि रेंज क्या है, बट अगर आपने रिप्लेस रेंज से कर दिया है तो वो फंक्शन हमेशा क्या बन जाएगा, ऑन टू बन जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। सो करते हैं बस अब आगे।
तो देखेंगे अब सब बच्चे बोर्ड पर। तो करना क्या होता है, इनवर्स लिखते समय बस ऑर्डर्ड पेयर को रिवर्स कर दो। तो रिवर्स करने में क्या लिखोगे आप, 2 1 फिर 4 2 फिर 6 3 फिर क्या लिखोगे 8 4। तो यही इसका बस इनवर्स है। समझ आ गई सबको बात। इनवर्स लिखते समय कुछ नहीं करना है, बस रिवर्स करके लिख देना, दैट्स इट। ठीक है, अब इसके बाद ये अगला क्वेश्चन ट्राई करोगे आप। इसमें बस आपको ये बताना है कि किस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। 3 फंक्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, इसमें से आपको ये बताना है कि किस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है और किसका नहीं कर रहा है, बस इतना बताना है। तो फटाफट से लिखो और सोचो कि किसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। 3 है एग्जाम्पल्स, 1 2 एंड 3। करो जरा जल्दी से। और अब जो है फंक्शन, क्योंकि देखो शुरुआत में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा होमवर्क उसका नहीं होगा। अच्छा एक और चीज़ है, आरटी शर्मा भाई लेके रख लो आप, क्योंकि बोर्ड में तो काम आनी है उसने, चाहे आप सेकेंड हैंड ले लो कहीं से भी। और आरटी शर्मा जो है शुरुआत में फॉलो करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के लिए, क्योंकि उसमें बेसिक स्ट्रॉन्ग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं डायरेक्ट सिंगेज करा सकता हूँ क्लास में, उसमें दिक्कत ये होती है कि फॉर्मूले आपको ढंग से याद नहीं होते हैं। जब तक आप सेम चीज़ पर 5-6 क्वेश्चन ना कर लो एक जैसे दिखने वाले, वो फॉर्मूले याद नहीं होते हैं बच्चों को। तो सिंगेज मैं डायरेक्ट कब कह सकता, जब आपने एक बारी का पढ़ा हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। जैसे बहुत सारे बैचेज ऐसे होते हैं जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी हद तक 11th में पढ़ा देते हैं, फिर वो दोबारा से 12th में पढ़ा देते हैं। तो उनके लिए ठीक है कि डायरेक्टली सिंगेज हम फॉलो कर सकते हैं या डायरेक्टली मॉड्यूल फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि आपको बेसिक, जैसे ट्रिग्नोमेट्री सीखी थी, ट्रिग्नोमेट्री सीखने का तरीका यही था कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो हमारा इंप्रूव होगा। अच्छा तो इसीलिए क्या है, आरडी शर्मा के शुरुआत में मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा, आपने भी करने हैं। लगभग 2 लेक्चर्स तो आप मान लो इसी पर जाएंगे। फिर उसके बाद डायरेक्टली हम सिंगेज और मॉड्यूल सॉल्व करने लग जाएंगे जब हमारे बेसिक्स इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या लगता है इनवर्स किसके पास होगा? तो 1 1 2 2 3 3 ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं? नाम क्या होता है इस फंक्शन का? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं जो सेम को सेम पर मैप कर दे। अच्छा इसका इनवर्स तो एग्जिस्ट कर जाएगा, ये 1 1 भी है, ऑन 2 भी है। अच्छा इस पे आओ, इसमें क्या हो रहा है देखो, अगर आप रियलाइज करो तो ये जो f फंक्शन है इसमें क्या नहीं है, ये f फंक्शन 1 1 नहीं है। ये क्यों नहीं है ये 1 1? क्योंकि 2 और 3 की इमेज जो है वो क्या आ रही है, 2 एंड 3 की इमेज 1 1 आ रही है, तो 1 ही नहीं है, तो फंक्शन का क्या नहीं करेगा इस केस में, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा लास्ट केस में बताओ, 1 का 3 है, 3 का 2 है, 2 का 1 है, तो कह सकते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जो फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो, ए सेट से ए सेट पर ये फंक्शन है, अगर वो 1 1 ऑन 2 दोनों हैं तो फिर आप डायरेक्टली कह देना, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है एफ इनवर्स लिख के भी दिखा दो, तो अगर आप लिख के इसमें इनवर्स फंक्शन दिखाओगे तो आंसर कितना आएगा देखो, आपने बस उल्टा करके लिखना है, तो उल्टा करके लिखने से कोई फर्क पड़ेगा? तो दैट मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन का इनवर्स कौन होता है? आइडेंटिटी इटसेल्फ। आइडेंटिटी फंक्शन इज अ फंक्शन जो कि सेल्फ इनवर्स है। अच्छा सेकंड का तो क्या हो रहा है, 2 का 1 आ रहा है, 3 का भी 1 आ रहा है, 2 एलिमेंट्स का सेम इमेज आ रही है, तो दैट मीन्स ये 1 1 ही नहीं है। तो हमने ये कहा 1 2 3 1 2 3, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1 और 3 की भी 1, इसीलिए ये 1 1 नहीं है। और बिकॉज ये 1 1 नहीं है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लास्ट वाले केस में 1 और ऑन 2 दोनों है वो, इसीलिए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। 1 2 3 1 2 3, 1 की इमेज 3 है, 3 की 2 है और 2 की 1 है। ठीक है, 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। उल्टा करके लिख देना, वही आंसर है। ठीक है, अब करते हैं आगे और नेक्स्ट उस पर मूव करेंगे। बोलो नहीं, लिख दिया सबने, कर ले आगे। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम प्रॉपर्टीज पर चलते हैं और प्रॉपर्टीज के बाद हम थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऑल राइट।
ठीक है, करें, लिख दिया ना, बस बोलेंगे नहीं, अब देखेंगे आगे। तो अब हमें सीधे प्रॉपर्टीज पर आना है और यहां से स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज को। डायरेक्ट थ्योरम से प्रूफ आप इसका एक्सपेक्ट मत करना मेरे से, सुनेंगे सब लोग बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। पहला जो रिजल्ट है वो ये कह रहा है सिंपली कि किसी भी फंक्शन का अगर आप इनवर्स की बात करते हो तो वो यूनिक आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी फंक्शन का एक से ज्यादा इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमेशा हर फंक्शन का इनवर्स यूनिक होगा। कोई फंक्शन है अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो क्या होगा, यूनिक होगा। सेकंड फंक्शन ऑब्वियस है, देखो यार ये तो कि इनवर्स फंक्शन कर क्या रहा है, जो एफ ने उल्टा काम किया तो एक से ज्यादा कैसे मिलेंगे फिर वो। सिमिलरली अगर आपका फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इनवर्स जब आप निकाल रहे हो तो इनवर्स को बाइजेक्टिव चेक करने की जरूरत नहीं होती, वो बाइजेक्टिव होता ही है। क्योंकि आप खुद सोचो इनवर्स का काम जस्ट उल्टा वाला काम है, तो जब आपके डोमेन में कुछ खाली नहीं छूटा है, कोडोमेन में कुछ खाली नहीं छूटा है तो इनवर्स ऑन टू भी हो जाएगा। सब लोग 1 थे कि 1 पर मैप हो रहा है तो ऑन टू भी हो जाएगा। तो मेरा मतलब ये सिंपल डायरेक्ट है कि किसी भी इनवर्स फंक्शन का अगर आप कहते हो कि बाइजेक्शन है मैप, फिर आप इनवर्स निकाल रहे हो, फिर तो हमेशा क्या आएगा, वो बाइजेक्शन ही आएगा। और अगर बाइजेक्शन नहीं है तो फिर तो इनवर्स एग्जिस्ट करता भी नहीं है। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्टिव मैप इज अगेन बाइजेक्टिव, ऐसा आप लिख दो। ठीक है, ऑल राइट। अब यहां से स्टार्ट होगी थोड़ी सी थ्योरी। ये तो दो बेसिक चीजें हो गई जो हमें ऑब्वियस थी, उस पर ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। अब देखना इधर और आगे चलते हैं। देखो बोर्ड पर, अब इसके बाद इसको लिख दो दोनों को और फिर हम थ्योरम नंबर 3 पर चलेंगे। ठीक है, तो करें स्टार्ट थ्योरम 3 का डिस्कशन एक बार। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना और समझना। क्या लिखा हुआ है, हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लो f एक फंक्शन है और एक दूसरा फंक्शन है g। हम कह रहे हैं कि f जो है वो g का इन्वर्स है। तो जनरली देखो, अगर आप इन्वर्स का सिंबल देखोगे ना, इन्वर्स का सिंबल ये होता है, ये लिखने में एक्चुअली डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा। तो लोग क्या कहते हैं कि g ही लिख देते हैं और कह देते हैं कि g इज इनवर्स ऑफ f, तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। तो कुछ लोग क्या करेंगे, f इनवर्स ना लिखकर g ही कह देंगे। तो क्या लिखा हुआ है देखो इधर, f एक फंक्शन है जो कि क्या कर रहा है, a से b पर मैप कर रहा है। मान लिया कि ये बाइजेक्टिव मैप है और आपने इससे पहले वाली थ्योरम में क्या सीखा है कि इनवर्स क्या होता है, वो भी बाइजेक्टिव ही होता है। तो g जो है वो b से a पर है, ये भी मान लेते हैं कि बाइजेक्टिव है। मानना क्या, अगर f बाइजेक्टिव है तो ये तो बाइजेक्टिव बनेगा ही। अब क्या कहा जा रहा है कि कंपोजिशन जब हम लेते हैं तो होता क्या है, तो ध्यान से सुनना जरा इधर देखो। अगर आप रियलाइज करोगे, जैसे एक एलिमेंट हमने उठाया 1 और इधर उठाया एक दूसरा एलिमेंट a, ध्यान से देखेंगे 1 ने क्या किया, 1 को f ने मैप किया a पर। अब g क्या करेगा, g को a को क्या कर देगा, वापस 1 पर मैप कर देगा। तो जहां से कहानी स्टार्ट हुई थी, f ने 1 को a पर मैप किया और g ने क्या किया, g ने इसको 1 पर मैप कर दिया a पर। तो जब मैं कंपोजिशन लिखूंगा GOF, तो मुझे एक बार बताओ जरा GOF कंपोजिशन बनेगी कहां से। तो ये f यहां पर है तो इसका डोमेन लिखना चाहिए मुझे, इसका डोमेन क्या है मुझे बताओ, A। तो GOF जो कंपोजिशन है उसका डोमेन क्या आएगा, A ही आएगा, क्योंकि f ने इनपुट लेना है। तो होगा क्या, देखना जरा इधर, जैसे आप इसको डिफाइन करोगे तो आप ऐसे लिखोगे G ऑफ fx, राइट। अब आपने क्या किया, f ने क्या किया, 1 को a पर भेज दिया। तो जब हम इसको ऐसे सोचेंगे कि आपने क्या किया, यहाँ पर आपने कोई एलिमेंट लिखा a, अब उसको आपने किस क्या लिखना होगा यहाँ पर 1। अब f ने क्या किया, उसको a पर भेज दिया। अब ये g फंक्शन क्या करेगा a का, उसे वापस 1 पर भेज देगा। तो ऐसा लगेगा कि यार जिस एलिमेंट को आपने उठाया था उसकी इमेज में कोई फर्क ही नहीं आया, वो सेम टू सेम आंसर आ गया। ऐसा हर एक एलिमेंट के साथ होगा ना। जब आप GOF कंपोजिशन लिखेंगे तो यहाँ अगर 2 लिखा है, 2 मान लो b पर मैप हो रहा है, g क्या करेगा उसको, जैसे मान लो 2 जो है वो b पर मैप हो रहा है। तो अब g की अगर मैं बात करूं तो g का काम क्या है, g क्या करेगा बताओ, 2 को ऐसे लिखेगा, फिर f उसको किस पर मैप कर देगा, b पर, और g ने क्या करना है, उल्टा काम करना है। तो g अगर उल्टा काम करेगा तो क्या होगा, वो वापस से 2 आ जाएगा। तो जैसा इनवर्स है, जैसा इनपुट एलिमेंट है वैसा ही आउटपुट एलिमेंट है। तो जब हम GOF फंक्शन की बात करेंगे तो ये फंक्शन जो है a से कहां पर मैप होना चाहिए,
ए से मैप कहां पर हो रहा है, आउटपुट क्या लिखूं मैं इस सेट का, ए से ए पर। और अगर मैं आपसे डेफिनेशन इसकी पूछूं तो जो हमने इनपुट लिया है आउटपुट भी वही बन रहा है, क्योंकि पहले आप यहां से यहां भेज देगा और जी उसको वापस यहीं ले आएगा। तो आउटपुट क्या लिखना चाहिए मुझे इसका, जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए, एक्स लिखना चाहिए। समझ आ रही बात। तो यही इनवर्स की सेकेंड डेफिनेशन है। तो हम क्या कहेंगे यहां से ध्यान रखना, हम ये कहने वाले हैं कि अगर एफ और जी एक दूसरे के इनवर्स हैं और मान लो आप कंपोजिशन लेते हो जी ओ एफ, तो जी ओ एफ कैसा फंक्शन बनेगा, एक आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब है जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। तो जैसे आप देखना इधर एक बार बोर्ड पर देखना, मान लो आपने क्या किया है, कोई फंक्शन लिखा है, जैसे किसी ने कहा यहां पर साइन ऑफ 10। अब अगले चैप्टर में हमें क्या करना है, साइन का इनवर्स पढ़ना है। तो मान लो हम साइन के इनवर्स की बात करेंगे, हालांकि ये करेक्ट नहीं है जो मैं लिख रहा हूं, बट अगर ये इनवर्स अप्लाइड है बाहर से और यहां लिखा है साइन, तो क्योंकि ये आइडेंटिटी फंक्शन है तो आउटपुट कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। आप एक बार रियलाइज करो, दो फंक्शन हुआ करते थे, ई की पावर एक्स एंड लॉग एक्स। आप याद करो कि आपको यह सिखाया गया था कि ई की पावर लॉग ई और यहां पर एक्स लिखा होता था, आंसर कितना आता था, एक्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ये फंक्शन इसका इनवर्स है, आप कंपोजिशन लेके देखो इनकी, जैसे ये एफ फंक्शन है, ये जी फंक्शन है। जब आप एफ ऑफ जी एक्स लिखोगे तो आंसर कितना आएगा, देखो एफ ऑफ लॉग एक्स, और लॉग एक्स देखो ये लिखा आपने, एफ जी की वैल्यू लिख दी लॉग एक्स। एफ क्या काम कर रहा है, जो भी आंसर आ रहा है उसे किसकी पावर में भेज रहा है, ई की पावर में, तो ई की पावर लॉग एक्स आएगा। अब क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं इसीलिए आंसर क्या आता है इसका, एक्स आता है। तो मैं ये कहने की बेसिकली यहाँ पर कोशिश करना चाह रहा हूँ कि अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का इनवर्स है तो उनका कंपोजिशन लेने से आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी फंक्शन आता है, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। बट यहाँ पर अगर आप थ्योरम देखो तो ये लोग अलग बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जी ओ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और फिर छोटा सा सबस्क्रिप्ट में क्या लिख रहे हैं वो लोग, ए। इस बात का मतलब ये है कि ये आइडेंटिटी तो है फंक्शन, आंसर तो एक्स ही आएगा, लेकिन ए सेट पर आइडेंटिटी है। जब मैं एफ ओ जी की बात करूंगा तो देखो क्या होगा, जब मैं एफ ओ जी की बात करूंगा तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, यहाँ पर जी की डोमेन लिखनी चाहिए। जी की क्या डोमेन है बताओ देखकर, बी। तो ये फंक्शन बेसिकली बी से बी पर मैप होगा, और अगर आप इस कंपोजिशन का आंसर निकालोगे एफ ऑफ जी एक्स का, या एफ ओ जी लिख दो आप इसको, एफ ओ जी का आंसर कितना आएगा, एक्स ही आएगा। तो मतलब क्या होता है, अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का इन्वर्स है तो जब आप कंपोजिशन उसकी लेते हो तो कंपोजिशन लेने के बाद आउटपुट पर कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर तो एक्स ही आएगा। तो इसको ये लोग क्या लिख रहे हैं, इसको ये लोग लिख रहे हैं आइडेंटिटी बी। आइडेंटिटी बी का मतलब है इट इज एन आइडेंटिटी फंक्शन जो कि क्या है, बी को बी पर मैप कर देगा। आंसर तो एक्स ही आएगा, बट ये क्या है, आइडेंटिटी है बी पर, कि बी को बी पर मैप कर रहा है, इसीलिए उसको आइडेंटिटी बी लिख रहे हैं वो लोग। समझ आ गई सबको बात। तो हमेशा ध्यान रखना, ये सेकेंड डेफिनेशन इनवर्स की, अगर आपको कभी भी चेक करना है कि एक फंक्शन दूसरे वाले फंक्शन का इनवर्स है, तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि जब आप उसकी कंपोजिशन लोगे तो एफ ऑफ जी एक्स करने से जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, एफ एक्स ही वापस आ जाएगा। तो अगर एफ ऑफ जी एक्स लेने से आंसर एफ एक्स ही वापस आ जाए तो ऐसे केसेस, एक्स आंसर आ जाए तो ऐसे केसेस में आप कह देना कि वो उसका क्या है, इनवर्स है। तो लिख दो इसको फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइडेंटिटी ए देख के कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब ये है कि इसमें जो इनपुट रखोगे वही आउटपुट आएगा, बट इनपुट आप ए सेट से उसमें रखोगे, बी सेट से नहीं रखोगे। तो लिख देंगे फटाफट, ठीक है, लिख दिया।
लिखो जल्दी, फिर मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, इसको लिखने के बाद नेक्स्ट रिजल्ट मैं डायरेक्टली बोर्ड पर रख रहा हूँ। आपको याद होगा एक शू एंड सॉक्स रूल हम लोग पढ़ते थे, वही वाला शू एंड सॉक्स रूल यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। प्रूफ मैं नहीं बता रहा हूँ, सीधे सीधे कर लेते हैं इसको और फटाफट से हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो रिजल्ट क्या है, ध्यान से सुनना। रिजल्ट ये है कि अगर आपको क्या करना है, अगर आपको कंपोजिशन लेनी है और कंपोजिशन जो आपको लेनी है लेटेस्ट से वो कंपोजिशन GOF है और आपने कंपोजिशन का इनवर्स निकाला है, तो मैंने क्या कहा, दो फंक्शंस लिए, कोई से भी, इस बार ये नहीं है कि वो एक दूसरे के इनवर्स हैं, कोई से भी दो फंक्शंस लिए, अगर आपको कंपोजिशन का इनवर्स निकालना है तो आप देखो f को पहले नंबर पर लिखा हुआ है और g को क्या लिखा हुआ है, दूसरे पर। जैसे सेकंड वाला फर्स्ट पर आ जाता था, फर्स्ट वाला सेकंड पर चला जाता था, तो वही लिखा हुआ है कि कंपोजिशन का इनवर्स किस लॉ को फॉलो करता है, शू एंड सॉक्स रूल को, जो हमने वहां पढ़ा था मैट्रिसेस में। डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, प्रूफ तो मैं बता ही नहीं रहा हूँ इसका। तो अभी फिलहाल एक बार लिख लो इसको, क्योंकि हम ज्यादा ओरिएंटेड इस समय क्वेश्चंस पर हैं, क्वेश्चंस हमसे होने चाहिए, इसीलिए एक बार रिजल्ट को डायरेक्ट याद करेंगे हम लोग। और किसी फंक्शन का अगर आप दो बार इनवर्स निकालते हो तो वापस से f फंक्शन आ जाता है, तो दो बार किसी भी फंक्शन का इनवर्स लेने पर आंसर जो है वो f ही निकल के आएगा, ये आपको कहा जा रहा है। ठीक है, तो लिख दो इसको और फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, बस हो गया, वो मैंने शायद हटा दी होगी, ज़रूरी नहीं होगी वो। ये ऐसे ही है, छोड़ दो उसको, रहने दो भाई, इतना इनफ है इनवर्स पर। अब हम सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। ठीक है, लिख दो क्विकली। हाँ, क्या कह रहे हो, इन्वर्टिबल, मैं समझा नहीं बात को। हाँ, 6 दोनों, दो बार इनवर्स लेने पर वापस f आ जाता है, यही इसका मतलब है। 6 का मतलब यही है, दो बार इनवर्स लेने पर वापस f आंसर आ जाता है। तो किसी फंक्शन का इनवर्स जो है वो है क्या, वो फंक्शन ही है, वो कोई दूसरी चीज नहीं है, वो एक नया फंक्शन है। याद रखना, इस फंक्शन का अगर आप f के साथ कंपोजिशन लोगे तो एक आइडेंटिटी फंक्शन आंसर में आएगा निकल कर। ठीक है, ऑल राइट। तो अब तो कर लें आगे। ठीक है, बस आगे बढ़ रहे हैं हम। तो जल्दी जल्दी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इनवर्स के, एक बार उनको कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख दिया सबने? ठीक है, हटा रहा हूँ अब मैं, हटा दें? ठीक है, ऑल राइट। सो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेसिक डेफिनेशन से, और ये बिल्कुल RD शर्मा के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जिसमें आपको कहा क्या जा रहा है कि एक फंक्शन है ये रहा, और आपको कह रहा है पहले सबसे पहले शो करने को, सुनना मेरी बात को, क्वेश्चन कह रहा है शो करो कि इन्वर्टिबल है। ये आप कर लोगे, ये तो मैं नहीं करा रहा, ये मान लेते हैं कि आप ये शो कर सकते हो कि इन्वर्टिबल है। जैसे मतलब करना क्या है, अगर कोई कहे आपसे कि इन्वर्टिबल है, ये शो करके दिखाओ, इसका मतलब ये है कि आपको इसको चेक करना होगा कि क्या ये 1 1 है। अब 1 1 चेक करने के लिए क्या करते हैं, आप ये मान के चलते हो कि आपका जो फंक्शन है, मान लेते हैं कि 2 एलिमेंट्स पर कैसा आंसर दे रहा है, सेम। आपको शो ये करना होता है कि x और y इक्वल है। तो आपने जैसे ये लिखा, आप बताओ कितना आंसर आएगा, x/1 + x, यहाँ कितना आएगा y/1 + y।
क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई प्लस वाई एक्स आ जाएगा, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही तो बताओ x y से x y कट जाएगा, तो जैसे ही ये इससे कट हो गया तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, y आ गया। अब जैसे ही x इज इक्वल टू y आ गया दैट मीन्स फंक्शन क्या है, 1 1 तो है। जैसा आपने क्या कहा, दो इनपुट्स पर अगर सेम आंसर आ रहा है तो वो इनपुट्स अलग अलग है ही नहीं, वो इनपुट्स कैसे हैं, सेम। यही बस हमने यहाँ पर शो किया, ठीक है। अब हम क्या करें बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू चेक करने के लिए मुझे इसकी रेंज चेक करनी होती थी। रेंज चेक करने के लिए आप fx को कितना मानते थे बताओ, पहले y। तो हमने जैसे इसको y माना, अब हमारा ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं ये होता था कि x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल ली जाए। तो अगर आप x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालना चाह रहे हो तो आप कराओगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई में ऐसा आ जाएगा, राइट। अब आप क्या कर लो, एक्स वाई को इधर भेज दो, जो एक्स वाई उधर है उसको इधर भेज दो, कॉमन ले लेंगे एक्स, तो कितना आएगा बताओ, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई। तो एक्स की फाइनल आउटपुट कितनी आती थी, y अपॉन 1 माइनस वाई। फिर आप क्या कहते थे, आप ये कहते थे कि ये जो आंसर आ रहा है इसके बाद हम इसकी डोमेन देखेंगे, जो इसकी डोमेन है वही एक्चुअल रेंज बन जाती थी। तो बताओ क्या रेंज आएगी आपके फंक्शन की, तो आप कहोगे यार कोई भी नंबर रख लो, कोई भी नंबर रख लो 1 को छोड़कर, तो क्या आएगा रेंज, r माइनस 1। तो जैसे आपने कहा r माइनस 1 रेंज है, वही सेम कोडोमेन है। कोडोमेन अगर रेंज के इक्वल आ जाए, अगर कोडोमेन रेंज के इक्वल आ जाए, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज आ जाए, तो आप कह सकते हो कि आपका फंक्शन जो है f इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। सरजेक्टिव ये हो गया और इसीलिए ये बाइजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब सबने सुनना है क्योंकि यहीं से कॉन्सेप्चुअल बात स्टार्ट होती है। तो हमें करना क्या है, बाइजेक्टिव तो हो चुका है प्रूफ, तो इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स जो जब भी आप बाइजेक्टिव शो कर दो तो इन्वर्टिबल शो हो गया। अब आपको इनवर्स की एक्चुअल वैल्यू चाहिए कि होगा क्या, तो सुनना मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। देखेंगे सब बच्चे बोर्ड पर, हमें एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जो क्या करे। देखेंगे सब बच्चे बोर्ड पर, अगर मैं यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, यहाँ से मैंने एक x उठाया और इस x का जो आंसर है वो लेटेस्ट से मैंने कहा है कि y है, तो हमें क्या करना है, एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जो y को कहाँ पर मैप करके दे दे, वापस x पर मैप करके दे दे। ये हमें फंक्शन ढूंढना है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा अब कि ये जो फंक्शन है जो ऐसा उल्टा काम करके देगा, ये कोई और नहीं, ये यही वाला फंक्शन है। यही जो फंक्शन है ये वाला, ये वही सेम काम करके देगा जो f ने करके दिया है, बस उसका उल्टा करके देगा। देखो कैसे, एक बार देखेंगे। मैंने क्या किया, मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि जो ये सर्जेक्टिव लिखते समय y वाला एक्सप्रेशन है यही फंक्शन का इनवर्स है। मान लेते हैं एक बारी को, लेटेस्ट से इसको पहले g मान लेते हैं, इसको g फंक्शन माना। y लिखना चाहते हो वो आपकी चॉइस है। एक बार इसको x में लिखोगे तो कितना आएगा, x अपॉन 1 माइनस एक्स आएगा, राइट। मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये जो यहाँ लिखते हैं हम लोग। तो मेरा क्लेम क्या है, मेरा क्लेम ये है कि जो आप ये लिखते हो यही इनवर्स होता है और कुछ नहीं होता। तो मैंने इसको एक बारी को फंक्शन मान लिया। यहाँ y वेरिएबल यूज हो रहा है, y आप y में करना चाहते हो y में कर लो, कोई दिक्कत नहीं। x में करना चाहते हो x में कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। आपने इस फंक्शन को माना। अब अगर आप रियलाइज करो, ये वाला जो फंक्शन है, आपने अभी अभी कहा कि इसकी जो डोमेन है, देखो आपने इस फंक्शन की तो डोमेन निकाली थी ना बीबी, और फिर कहा था कि वो एक्चुअल फंक्शन की कोडोमेन है। तो डोमेन तो आपको पता ही है, इसकी डोमेन क्या है, इसकी r माइनस 1 है। अब इसकी कोडोमेन निकाल लेना या रेंज निकाल लेना, वो भी सेम ही आएगी, r माइनस 1। मान लेते हैं कि ये है, इस फंक्शन को डिफाइन किया, कितना आएगा, -1 आएगा, राइट। यहाँ भी गलत लिखा है, ठीक है। इधर +1 आएगा, हाँ इधर तो +1 आएगा, सॉरी इधर तो 1 ही आएगा, इधर 1 आएगा और उसमें +1 आएगा, राइट। इसमें +1 और इसमें -1 आएगा, है ना, ये कहना चाह रहे हो, बताओ ठीक है। अब सुनना, एक बारी को रुक जाओ, एक बार सुन लो पहले पूरी बात। अब मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि f फंक्शन जो है इस सेट से इस सेट पर है और g फंक्शन इसका उल्टा चल रहा है। अब एक बार इनका बस कंपोजिशन लेके देखते हैं। मैंने आपको समझाया था कि अगर कंपोजिशन एक आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए तो ये जो होता है इनवर्स होता ही होता है। तो अगर आपको वो शो नहीं करने को कह रहा है कि आइडेंटिटी लाओ, तो ये करना नहीं है आपने काम। आपसे अगर कोई पूछे इनवर्स क्या है, तो आप सीधे ये लिख देना कि यही इनवर्स है।
आंसर यही है, मैं बस आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि वो क्यों आंसर है। तो एक बार देखेंगे जरा इस कंपोजिशन को, तो देखना कितना आएगा बताओ। एफ ऑफ जी एक्स, और जी एक्स की वैल्यू कितनी है मुझे बताओ। तो जी एक्स की वैल्यू है एक्स अपॉन कितना 1 माइनस एक्स। अब एफ फंक्शन क्या कह रहा था, एफ फंक्शन का कहना ये था कि जो इनपुट आएगा उसको डायरेक्ट न्यूमरेटर में लिखेंगे, 1 प्लस करके डिनोमिनेटर में लिख देंगे, एफ आएगा, राइट। अब हमने क्या किया, इसके बाद हमने एफ फंक्शन की डेफिनेशन लगाई, जो इनपुट है उसको डायरेक्ट न्यूमरेटर में लिखा और अपॉन में 1 प्लस क्या लिखा, जो इनपुट है उसको डिनोमिनेटर में लिख दिया। तो हमने एफ फंक्शन की डेफिनेशन लगाई, जो इनपुट है उसको डायरेक्ट न्यूमरेटर में अपॉन 1 प्लस एक्स करके लिख दिया इसकी डेफिनेशन के बेसिस पर। अब एक बार एलसीएम लेके कैलकुलेट करो, ये आंसर कितना आ रहा है। तो जब आप 1 माइनस एक्स का एलसीएम लोगे तो ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगी और 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कट जाएगा, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का आंसर कितना आ रहा है। तो आप रियलाइज करोगे 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कट जाएगा, कितना लिखूं डायरेक्टली, एक्स आ रहा है। आप उल्टा करके देखना, वो भी एक्स ही आंसर आएगा, जी ओ एफ का आंसर भी एक्स ही आएगा। जैसे आपने एफ ओ जी करके देखा, आप एक काम करो जी ओ एफ निकाल के देखो। जब आप जी ओ एफ निकाल के देखोगे तो आंसर आएगा जी ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स की जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी है बताओ, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है। अब जी फंक्शन क्या कह रहा है, जो इनपुट आएगा उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे बट डिनोमिनेटर में 1 माइनस करके लिखेंगे। तो इनपुट इस बार कौन है, इनपुट है ये, इसको न्यूमरेटर में तो एज इट इज लिखा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस करके लिखा। क्या ये करेक्ट है यहाँ तक। अब बताओ एलसीएम लो, 1 प्लस एक्स ऊपर आएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, तो नीचे और ऊपर दोनों कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, एक्स ही आएगा। तो मेरा कहने का पॉइंट ये है कि जब आप ऐसे क्वेश्चंस में क्वेश्चन कहता है कि इनवर्स निकाल के दिखाओ, तो जो ऑन टू निकालते समय ये फंक्शन बनता है, ऑन टू जैसे वो पूछेगा भी किस में, वो पूछेगा ये चीज उसी में जिसमें ऐसा निकल पाए, जिसमें x की एक्सप्लिसिट वैल्यू निकल सकती है, उसी में वो आपसे इनवर्स पूछेगा। तो अगर आप ये निकालते हो तो यही जो फंक्शन है यही इनवर्स है, ये मैं आपको बता रहा हूं। समझ आ गई सबको बात, ठीक है। इसको लिखेंगे फटाफट से और फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन बस इतना लिख दो, क्वेश्चन में ये लिख दो कि यार निकालना क्या है, निकालना है ये चेक करना है कि वेदर इट इज इन्वर्टिबल और नॉट, और एफ इनवर्स निकालना है। इसको निकालने के बाद आप इसके बाद ये काम करो जो लिखा हुआ है, फटाफट से लिख दो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन शो करूंगा। क्वेश्चन तो लिख दिया ना सबने, क्वेश्चन लिखा हुआ है, हटा दो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मैं हटा रहा हूं और ये आप कर लो फटाफट से, इसके आगे का काम करेंगे जल्दी से। अच्छा वो रिलेशनशिप
ठीक है, अब देखो इधर 1 1 ऑन 2 है। किसका डाउट कहाँ पर? इसमें हमने 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स डिनोमिनेटर में है तो माइनस नहीं आना चाहिए। कहाँ पर कह रहे हो, मतलब इसमें यहाँ ये क्यों लिखा? उसके आगे डिनोमिनेटर में इसलिए आपका प्लस जो है एफ फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी? एफ जी की डेफिनेशन लगा रहे हो ना तुम? एफ की डेफिनेशन में प्लस ही लिखा हुआ है, एफ लिखा है ना यहाँ। एफ का फंक्शन यूज होगा, ये इनपुट है, इसको एक्स समझ लो, तो एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, यही तो है एफ की डेफिनेशन। ठीक है, बस बोलेंगे नहीं। अब देखो, अब जो क्वेश्चन आएंगे उसमें बाइजेक्टिव चेक नहीं करेंगे, सिर्फ इनवर्स निकालेंगे। तो जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि ये शो करके दिखाओ 1 1 है, वो आप कर लोगे। फिर कह रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। अब देखो दिस दैट मींस कि ये फंक्शन कैसा नहीं रहा, ऑन टू नहीं होगा ये फंक्शन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इट इज नॉट ऑन टू, ये पता ही है उनको। वो कह रहे हैं रेंज ऑफ एफ पर क्या करके दिखाओ, इसका इनवर्स डिफाइन करके दिखाओ। तो क्वेश्चन ने क्या कहा कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, ये हमको पता चल पा रहा है। देखो आप खुद ही सोचो कि जब आप इसके बारे में बात कर रहे हो x अपॉन एक्स प्लस 2 के बारे में, और डोमेन में सिर्फ आपने -1 से 1 पर लिखा है, तो दैट मीन्स ये R पर नहीं हो पाएगा पूरा का पूरा मैप। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो कोडोमेन में खाली छूट जाएंगे, तो ऑन टू तो नहीं है। इसीलिए उसने क्या किया, यहाँ पर क्या लिख दिया, इसकी जगह रेंज लिख दिया। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया था, अगर आप रेंज लिख दो अपने फंक्शन की डेफिनेशन में, कोडोमेन की जगह रेंज लिख दो, तो वो फंक्शन हमेशा ऑन टू है, उसको चेक नहीं करते कि ऑन टू है या नहीं है। तो कह रहा है इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन निकालो, इनवर्स इसका निकालना है, और ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू तो है ही। इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं बताओ, आप fx को y लिख लेते हो और ऐसे लिख देते हो, तो बताओ आंसर कितना आएगा, yx प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स। लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, x 1 माइनस y इज इक्वल टू 2y, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से बताओ, 2y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई। समझ आ रही सबको बात? तो मैंने क्या किया, नहीं गलत है शायद, -2y आएगा है ना, तो x को उधर भेजा है तो 1 माइनस वाई लिखा है। नहीं, सही है, सही है, यही आएगा। बताओ ठीक है, यही जो आंसर है यही इनवर्स है। तो आप क्या लिखोगे इनवर्स फंक्शन को, फिर आप कहोगे, अच्छा पहले एक काम करते हैं, इसकी रेंज निकाल देते हैं। आप आपके एक्चुअल फंक्शन की रेंज बताओ क्या लिखेंगे हम लोग, हम क्या लिखेंगे, r माइनस कितना 1, तो 1 एलिमेंट जो है वो डोमेन में नहीं आना चाहिए, उसे रेंज में नहीं आना चाहिए। जो इसका डोमेन है वही आपके फंक्शन का रेंज है। तो अगर मैं f की बात करूं तो f इज अ फंक्शन फ्रॉम -1 टू कहाँ तक है ये फंक्शन, ये r तक है। और फिर आपने क्या, अच्छा नहीं एक गलती भी है इसमें, रुक जाओ, रेंज ये नहीं आएगी इसकी। क्यों नहीं आएगी रेंज ये, क्योंकि इस बार जो है ना ये फंक्शन, अगर यहाँ r लिखा होता, अगर यहाँ r लिखा होता तब मैं इसकी डोमेन देखकर बोलता। इस बार यहाँ r नहीं है ना यार,
आर नहीं है दैट मीन्स ये रिस्ट्रिक्शन है आपके पास। जैसे हमें अगर इसकी रेंज निकालनी है, एक काम करते हैं, रुक जाओ, पहले एफ फंक्शन को लिखते हैं, ध्यान से सुनना, बोलो नहीं अभी आपस में, बोर्ड पर देखेंगे सब बच्चे। हमें क्या करना है, पहले एफ फंक्शन लिखना है। एफ फंक्शन कहाँ से डिफाइन कराओगे, -1 1 2 रेंज एफ डिफाइन कर लेते हैं। हमें नहीं पता फिलहाल रेंज क्या है, वो थोड़ी देर में सोचेंगे। एक काम कर लेते हैं, पहले एफ एक्स डिफाइन कर लेते हैं, वो तो है x/x+2। अब अगर आप इनवर्स फंक्शन डिफाइन करोगे तो वो रेंज ऑफ एफ से डिफाइन होगा और कहाँ को जाएगा, -1 1 पर, और आंसर आप इसका कितना लिखोगे, 2x डिवाइडेड बाय कितना, 1 - x। तो ये आंसर है। दैट मीन्स एक ही चीज बचती है इसमें फाइंड करने के लिए, वो क्या है, रेंज। अगर रेंज फाइंड आउट कर ली तो क्वेश्चन खत्म हो गया। तो कैसे करेंगे, देखो इधर जो हमारे पास फंक्शन है वो कितना लिखा है, x/x+2। आपको ढूंढना है इसका रेंज। रेंज ढूंढने के लिए हमने क्या किया, जानबूझ के +2 किया और -2 किया, और यहां पर आ गया x+2। तो फाइनल आंसर कितना लिखेंगे, 1 - 2/x+2। अब ये जो क्वांटिटी है, जब आप इसकी सबसे बड़ी वैल्यू लोगे तो आंसर सबसे छोटा आएगा, और जब आप इस क्वांटिटी की सबसे छोटी वैल्यू लोगे तो आंसर क्या आएगा, सबसे बड़ा। तो हम क्या करते हैं, देखो ये जो नंबर है आपके पास है -1 से 1 पर, मतलब x जो है वो -1 से 1 पर है। तो देखो अगर आप डिनोमिनेटर को क्या करोगे, डिनोमिनेटर को अगर आप सबसे छोटा लोगे, सबसे छोटा लेने पर क्वांटिटी क्या बन जाएगी, सबसे बड़ी। तो डिनोमिनेटर सबसे छोटा कब बनेगा, जब आप -1 लोगे, राइट। x जो आ रहा है वो -1 से, -1 लेने पर सबसे छोटा आंसर कितना आएगा इसका, तो सबसे छोटा आंसर, सबसे बड़ा, सॉरी, तो सबसे बड़ा आंसर आ जाएगा इसका 2 लिख दें क्या फाइनल आंसर। मेरा मतलब है x की जगह -1 प्लेस करो तो ये बन गया 2, 1 - 2 कितना हो गया, -1। तो -1 सबसे बड़ा आंसर है या सबसे छोटा है, सबसे बड़ा है क्या। देखो जब आपने क्वांटिटी को मैक्सिमाइज किया तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना आप, तो जितना बड़ा सब्ट्रैक्ट करोगे उतना क्या आएगा, छोटा आंसर आएगा। तो जितना बड़ा सब्ट्रैक्शन होगा उतना छोटा आएगा, जितना छोटा सब्ट्रैक्शन होगा उतना बड़ा आएगा। तो अब हमें क्या करना है, छोटा सब्ट्रैक्ट करना है। छोटा सब्ट्रैक्ट करने के लिए डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर क्या है आपके पास, 1। तो दैट मीन्स आंसर कितना बनेगा, 1 - 2/3। ये लिख दें, ये सबसे बड़ा आंसर है, और सबसे बड़ा आंसर कितना आ जाएगा आपके लिए, 1/3 लिख दें। तो दैट मीन्स आपकी जो रेंज है उसको क्या लिख लेना चाहिए हमें, आपकी रेंज को लिख लेना चाहिए -1 से 1/3, और इधर कितना लिख देंगे, इधर भी लिख देंगे, रेंज की जगह हटा देंगे, और रेंज की जगह कितना लिख दोगे, -1 से 1/3। क्या ये स्टेप क्लियर है, ठीक है। जिस केस में R से R हो क्वेश्चन, या R में से बस कुछ पॉइंट हटाए हुए हो, उस केस में करते हैं वो काम कि इसमें सारे नंबर्स आएंगे, बट इस बार सारे नंबर्स नहीं आएंगे उसमें, इसीलिए ऐसे सोच के हमें रेंज लिखनी पड़ेगी। लिख दो, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है। लिखेंगे फटाफट से और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, नेक्स्ट वाला जल्दी जल्दी से। मुझसे पूछो मनवीर, क्या कह रहे हो, बोलो बोलो, डायरेक्ट बोल दो। इनवर्स, हाँ रेंज, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, देखो इस फंक्शन का कोडोमेन जो है वो क्या है, रियल नंबर। तो दैट मीन्स ये फंक्शन ऑन टू का है। अगर आप रियलाइज करो, आपने इस फंक्शन की रेंज जो निकाली, fx की रेंज तो ये आई। अब ये रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो फंक्शन ऑन टू तो नहीं है। अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो फंक्शन इन्वर्टिबल भी नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि इस पर मत करो इन्वर्स फाइंड आउट, इस पर करो। तो इस फंक्शन का इन्वर्स ढूंढने को क्वेश्चन ने कहा, बट यहाँ पर एक अननोन चीज थी जिसका नाम क्या है, रेंज। ये अननोन है। आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो तो कम से कम उसको पूरा डिफाइन करो। आप यहाँ पर रेंज लिखोगे तो दैट मीन्स वो अननोन है अभी फिलहाल के लिए। तो हमने रेंज इसलिए फाइंड आउट करी ताकि यहाँ पर पता चल सके कि कौन सा सेट आएगा जिसका हम इन्वर्स निकाल रहे हैं, बस इसीलिए फाइंड आउट करें। ठीक है, ऑल राइट। इसको लिखकर आगे बढ़ रहे हैं। x+2 ये कैसे आया? इसके बाद
2 ऐड और 2 सब्ट्रैक्ट किया ना, 2 ऐड और 2 सब्ट्रैक्ट कराओगे, फिर एलसीएम ब्रेक करना, 2 ऐड और 2 सब्ट्रैक्ट करके एलसीएम ब्रेक करोगे, एक बनेगा 1 और एक बनेगा 2/x+2, यही बनेगा। ठीक है, अब अगले केस में इस बार अगेन क्वेश्चन कह रहा है कि इन्वर्टिबल शो करो। ये आपका काम है इन्वर्टिबल शो करना, ये मैं नहीं करा रहा हूँ, ये हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हुए हैं। इन्वर्टिबल तो आप शो करोगे, मैं यहाँ पर करा रहा हूँ आपको इन्वर्स कैसे निकालेंगे इस फंक्शन का। क्या गिवन है? चलो लिखा भी है उसे उसने, इफ द फंक्शन इज इन्वर्टिबल मतलब वो गिवन है, हमें बस क्या ढूंढ के देखना है, हमें बस इन्वर्स ढूंढ के देखना है। तो ये ऊपर वाला लिख दिया सबने, हटा दें इसको, ठीक है, तो हटा रहा हूं मैं। अब बोर्ड पर देखना फटाफट से कैसे करना है, जल्दी जल्दी से बस अब इन्वर्स निकालते हैं। तो हमें क्या करना है, इन्वर्स निकालना है इस फंक्शन का। देखेंगे सब बच्चे बोर्ड पर, आपका फंक्शन 1 बोलेंगे नहीं, अब बोर्ड पर देखो 1 इन्फिनिटी से 1 इन्फिनिटी पर डिफाइंड है, और फंक्शन डिफाइंड कैसे है, fx = 2 x x-1 से डिफाइंड है। आपका काम है इसका इन्वर्स ढूंढना। तो हमें करना क्या होता है, x को एक्सप्रेस करना होता है इन टर्म्स ऑफ y। x को अगर मैं एक्सप्रेस करना चाह रहा हूं इन टर्म्स ऑफ y, क्या लिखूं यहाँ, इक्वल टू में y। क्या ये बात करेक्ट है? ऐसे लिखने से आ जाएगा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की। अब आप दिमाग लगाओ, सबने बोर्ड पर देखना, लिखना बंद कर दो एक बार। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो क्या लेना चाहिए, बोथ साइड log। किस बेस का log लेना चाहिए? अच्छा ये बताओ, ये जो y है क्या इस पर log डिफाइंड हो जाएगा? जरूरी तो नहीं है। y किसका एलिमेंट होता है, y जो एलिमेंट है वो किसका है, रेंज का, कोडोमेन का। तो कोडोमेन में पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो क्या लिख सकते हैं, log। तो बोथ साइड log लगा सकते हैं, क्योंकि y इज एन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, राइट। तो हम जब बोथ साइड log लगाएंगे, कौन से बेस का log लगाओगे आप, 2 बेस। तो आपने कहा log क्योंकि डिफाइंड है, तो आपने ऐसा लिख दिया और यहाँ लिख दिया log y और बेस में 2। अब मुझे बताओ, ये जो टर्म है ये तो बाहर आ जाएगी, ये टर्म बाहर आके log 2/2 का आंसर कितना, 1। log 2/2 का आंसर 1, तो यहाँ पर कितना आंसर आ गया, यहाँ पर फाइनल आंसर जो आपके हिसाब से बन रहा है वो क्या बन रहा है। तो बोर्ड पर देखेंगे सब बच्चे अभी, तो यहाँ पर आ जाएगा x x-1 = log y। बेस नहीं मेंशन कर रहे हैं, बेस मान लेते हैं कि 2 ही है, तो ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में से तुम्हें किस चीज़ का आंसर चाहिए, y का नहीं चाहिए, x का चाहिए। किस चीज़ का आंसर चाहिए, x का। अगर तुमने यहाँ से x की वैल्यू, अगर तुमने यहाँ से इसको लेफ्ट में लेके आए, अगर तुमने यहाँ से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y लिख दी, तो दैट मीन्स वही इन्वर्स है आपके फंक्शन का। मुझे बताओ, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए आप log y को अपने दिमाग में कांस्टेंट सोचो। x की वैल्यू चाहिए, तो क्या किया जाए बताओ, x की वैल्यू चाहिए, क्या किया जाए, -b। तो b कितना है इस केस में, -1, तो कितना आएगा यहाँ पर 1, प्लस -b² -4ac। b की जगह कितना है 1 -4ac, ऑलरेडी यहाँ पर माइनस साइन है, तो क्या लिखे, +4 log y, और डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 2। अब इसके बाद x की जो वैल्यू है, एक वैल्यू तो ये आएगी। ऐसा कौन सा बच्चा है जो ये डिस्टिंग्विश कर सकता है कि कौन सा वाला आंसर हमें एज एन इनवर्स फंक्शन लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो 2 आंसर्स आ रहे हैं, और कौन सा वाला आंसर लेना चाहिए ये आपको मुझे बताना है। क्या लॉजिक दोगे, बिल्कुल x क्या है, x तो 1 से इंफिनिटी के बीच का है, x जो एलिमेंट है वो 1 से इंफिनिटी के बीच का है, इट इज अ पॉजिटिव नंबर। अब y देखो, जब आप बड़े बड़े नंबर्स रखोगे y के, तो इस केस में ये जो माइनस में आप लिख रहे हो, ये वाला नंबर क्या बन जाएगा, बड़ा। ये जब आप y को बिगर रख, देखो y क्या है ना, इसका एलिमेंट है, तो अगर वो इसका एलिमेंट है, तो जब आप y को बड़ा रखोगे तो ये नंबर क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली बड़ा। तो ये कहीं ना कहीं 1 से बड़ा बनाया जा सकता है। जैसे ही आप इसको 1 से बड़ा कहोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो x ही डिफाइन नहीं होगा इसके लिए। तो x को डिफाइन करने के लिए हम क्या कहेंगे, ये वाला आंसर, क्योंकि स्क्वायर रूट कैसा आंसर देता है, हमेशा पॉजिटिव। स्क्वायर रूट पॉजिटिव आंसर देता है, इसीलिए ये पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, तो ये वाला इनवर्स लेंगे। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि इनवर्स फंक्शन क्या है, तो मैं जवाब दूंगा कि इनवर्स फंक्शन जो है वो राइट हैंड वाले कोडोमेन से आपके लेफ्ट हैंड वाले डोमेन तक डिफाइंड है, और एफ इनवर्स का आंसर कितना आएगा,
तो आप लिखोगे एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 लॉग एक्स डिवाइडेड बाय कितना 2। तो क्या ये बात क्लियर है? यही आएगा आंसर, ठीक है, यही इसका इनवर्स फंक्शन है। अच्छा ये ध्यान रखना, जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि इनवर्स कौन सा है इन ऑप्शंस में से, तो आप कंपोजिशन लेके भी देख सकते हो। अगर कंपोजिशन लेने पर एक्स आंसर आ जाए तो समझ जाना कि वही इनवर्स है। देखो एक तरीका तो यही है कि इनवर्स इस तरीके से निकालो। मान लो आप इनवर्स नहीं निकाल पा रहे हो तो बेस्ट क्या है कि अगर आप कंपोजिशन लेने पर ये शो कर दो कि कंपोजिशन इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, तो आप कह देना कि वही फिर उसका क्या है, इनवर्स है, ठीक है। ठीक है, और भी क्वेश्चन थे बट हो नहीं पाया आज। अब क्या करना, आप जो इसके जो क्वेश्चन है कुछ आरटी शर्मा में से कर सकते हो और इसके अलावा सीधे सिंगेज पर आना है। 2-3 क्वेश्चन कर सकते हो इनवर्स निकालने वाले आरटी में से, जिससे आपको ऐसा निकालना आ जाए कि यही इनवर्स होते हैं, और उसके बाद सीधे सिंगेज पर आप आ सकते हो जिसमें से आप क्वेश्चंस कर सकते हो।